नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम था सिर्फ मसाले और कपड़े बेचना, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे भारतीय संविधान की नींव की असल हकीकत है। ये वो 135 साल लंबी गाथा है जिसकी शुरुआत व्यापारियों ने की थी, नेताओं ने नहीं। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे व्यापारियों का एक ग्रुप एक पूरे साम्राज्य का मालिक बन बैठा? इसका जवाब हमें दो बहुत ही अहम लड़ाइयों में मिलता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो लड़ाइयों के धुएं से। ये वो दो लड़ाइयां थीं जिन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, बल्कि भारत की तकदीर को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर मोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये गेम चेंजर थीं। प्लासी की लड़ाई ने कंपनी को पहली बार सियासी ताकत का स्वाद चखाया, लेकिन असली बाजी पलटी बक्सर की लड़ाई से। और फिर 1765 में उन्हें मिले दीवानी अधिकार। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि देश की तिजोरी की चाबियां, यानी टैक्स वसूलने और प्रशासन चलाने की पावर, सीधे उनके हाथ में आ गई थी। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, शासक थे। ये बदलाव किसी भूकंप से कम नहीं था। जरा सोचिए, आज कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अचानक से देश की सरकार बन जाए। बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ था। और यही वो पल था जब लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की नींद खुली। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बनाई हुई एक कंपनी भारत में एक बेकाबू ताकत बनती जा रही है। और देखिए, जब ताकत बेहिसाब होती है तो भ्रष्टाचार भी बेहिसाब होता है। कंपनी के अफसर तो अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इसी गड़बड़ा झाले ने ब्रिटिश संसद को दखल देने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से भारत में नियम, कानून और कंट्रोल का एक नया दौर शुरू हुआ। तो अब आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे दखल दिया। एक नया पद बनाया गया, गवर्नर जनरल, जो भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी था। और न्याय के लिए कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की तरफ पहला और सबसे ठोस कदम था। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, और इसने एक बड़ी ही चालाक व्यवस्था बनाई जिसे डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं। मतलब ये कि कंपनी भारत में बस एक मैनेजर की तरह दिन प्रतिदिन का काम देखेगी, लेकिन असली सीईओ, असली बॉस लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार होगी, जिसके पास सारे बड़े फैसलों का कंट्रोल होगा। असल में इसी एक्ट ने भारत को ब्रिटिश सरकार की संपत्ति बना दिया। ये जो चार्टर एक्ट्स की सीरीज आई ना, उसे एक स्लो मोशन टेकओवर की तरह देखना चाहिए। 1813 में कंपनी से व्यापार का एकाधिकार छीना। 1833 तक आते आते उसे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और 1853 में तो सिविल सर्विसेज को भी सबके लिए खोल दिया। यानी हर नए एक्ट के साथ कंपनी का कंट्रोल कम हो रहा था और ब्रिटिश क्राउन की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। तो इस पूरे दौर का निचोड़ क्या था? एक शब्द में, सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। पहली बार भारत के इतने बड़े और अलग अलग इलाकों को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नीचे लाया जा रहा था, और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर आधुनिक भारतीय राज्य की इमारत खड़ी होनी थी। लेकिन ये सिस्टम भी टूटने वाला था। एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता और भारत के इतिहास को एक नए और कहीं ज्यादा खूनी रास्ते पर ले जाता। 1857, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये एक भूचाल था। एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी आग में लपेट लिया और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह का नतीजा बहुत साफ और बहुत तेज था। लंदन में बैठी सरकार डर गई। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने वाली एक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो फैसला लिया गया, कंपनी राज खत्म और भारत पर सीधा कंट्रोल स्थापित करो। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय कहलाने लगा, जो सीधे क्राउन का नुमाइंदा था। और लंदन में एक नया कैबिनेट मंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका काम सिर्फ भारतीय मामलों को देखना था। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। और देखिए, विडंबना ये है कि ब्रिटिश सरकार के इसी सीधे शासन के दौर में ही भारत में स्वशासन के पहले बीज भी बोए गए।
अब कहानी का फोकस सिर्फ कंट्रोल पर नहीं, बल्कि शासन में भारतीयों को शामिल करने के पहले बहुत छोटे-छोटे कदमों पर होगा। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया था। सबक ये था कि भारतीयों को पूरी तरह से अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। उन्हें अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। इसी सोच के साथ 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट लाया गया। सिर्फ 3, जी हाँ, 1862 में वॉइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिर्फ 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया। ये एक बहुत छोटी शुरुआत थी, एक इशारा भर था, लेकिन सांकेतिक रूप से ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की मेज पर एक कुर्सी मिली थी, जो उन्हीं की जिंदगी को कंट्रोल करने वाले थे। ये एक शुरुआत थी। 1892 का एक्ट एक कदम और आगे गया। अब भारतीय सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। उनके पास कोई असली पावर नहीं थी। वो बहस कर सकते थे, पर वोट नहीं दे सकते थे। वो सवाल कर सकते थे, पर फैसले नहीं बदल सकते थे। उन्हें आवाज दी गई थी, वोट नहीं। लेकिन इन सारी सीमाओं के बावजूद 1892 का एक्ट एक मील का पत्थर था। इसे प्रतिनिधि सरकार की ओर पहला ठोस कदम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिद्धांत पेश किया। इसने पहली बार ये माना कि शासन में भारतीयों की भी एक भूमिका है, और यहीं से भविष्य के लोकतंत्र का मंच तैयार होना शुरू हुआ। तो इन 135 सालों के बाद हमारे पास क्या था? एक औपनिवेशिक शासन का ढांचा था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, और कानून बनाने वाली संस्थाएं थीं। लेकिन शायद सबसे अहम बात ये थी कि शासन में भारतीय भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन, स्थापित हो चुका था। यही वो बुनियाद थी जिस पर भविष्य के भारतीय संविधान को खड़ा होना था। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। ये विरासत, जिसमें सेंट्रलाइजेशन भी था, पार्लियामेंट्री प्रोसेस भी था और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भी, 135 सालों में बनी ये नींव 1950 के हमारे संविधान के लिए आखिर कितनी मजबूत साबित हुई? क्या इसने भारत को कामयाबी के लिए तैयार किया, या इसमें औपनिवेशिक कंट्रोल के वो बीज थे जिन्हें उखाड़ना अभी बाकी था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है।